सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का अर्थशास्त्र। क्या देखने वाले हैं? अर्थशास्त्र, जिसके अंदर टोटल चैप्टर है 4। ठीक है, जो ये कहानी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन उठ जाएंगे पेपर में, तो वो आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, और तीसरा चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती, और अध्याय 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, ये 4 चैप्टर हैं आपके पास। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है पालम गांव की कहानी, कि पालम गांव की कहानी क्या है। ठीक है, पालम गांव में क्या क्या होता है, वहाँ की कहानी क्या क्या है। ठीक है, तो हम इसे पूरा एकदम प्रॉपर रीड करने वाले हैं। रीड करने के बाद कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा साथ साथ में, और फिर उनको आप लिखते चलना जाके आगे प्रैक्टिस करने में, और टेस्ट जब मैं दूंगा तो आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, एक पालमपुर गांव है। ठीक है, इसका सबसे पहले देख लेते हैं अवलोकन। अवलोकन क्या कहता है? ठीक है, क्या देख लेते हैं, अवलोकन क्या कहता है। ठीक है, अवलोकन, यह कहानी छात्रों के उत्पादन में से संबंधित कुछ मूल विचारों से अवगत कराती है। एक काल्पनिक गांव, यानी ये काल्पनिक गांव है, कोई हकीकत का गांव नहीं है, लेकिन पालमपुर एयरपोर्ट देखा है दिल्ली के अंदर, पालम में है नहीं, पालम। ठीक है, तो वैसा भी हुआ है, लेकिन ये गांव जो लिया गया है, ठीक है, ये जो काल्पनिक है, ठीक है, इसे सिर्फ माना गया है। काल्पनिक गांव पालमपुर को इसका मूल आधार बनाया गया। उसका मूल आधार, हम किसी चीज को लिखते हैं, चाहे वो कहानी हो कुछ भी हो, तो उसका एक मूल आधार होता है, उसी के आसपास हम लिखते हैं। तो इसका जो मूल आधार है तो वो क्या है, पालमपुर गांव। ठीक है, पालमपुर में खेती प्रमुख क्रिया है, वहाँ खेती सबसे ज्यादा की जाती है, जबकि दूसरी कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, ठीक है, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं हेतु भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधों की जरूरत होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें ज्ञात होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादित करने के लिए भिन्न भिन्न संसाधनों की तरह समायोजित होता है। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, मानव निर्मित, कहा गया आपका मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित। अब इसमें से आपसे पूछ लेगा मानव निर्मित क्या है, पहला पॉइंट डालो, मानव, ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं क्या, पहला क्वेश्चन ये लिखो। दूसरा एक पॉइंट छोटा सा डालो, प्राकृतिक संसाधन क्या है। पता चले इनका दोनों का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसी को कुछ आइडिया? जल्दी बताओ। है एकदम धीरे से क्लास चलने वाली है, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं भगना नहीं है, पर आराम से चलेगा। ठीक है, बताओ मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जल्दी बोलो कोई भी। मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित वो संसाधन होते हैं जो मानव बनाता है। मानव क्या क्या बनाता है? हाँ, मानव क्या क्या बनाता है? क्या क्या, जैसे बिल्डिंग, सड़क, मेज, कुर्सी, टेबल, लाइट, ये सारी क्या है, मानव निर्मित, जो मानव बनाता है। ठीक है, और आपका प्राकृतिक क्या है, जो प्राकृतिक हमें देती है। प्राकृतिक हमें क्या क्या देती है? हवा, पानी, आग। आग 2 तरह की होती है, मानव निर्मित भी होती है, प्राकृतिक भी होती है। आग हो गया, और आपके क्या हो गए, देखो, हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें क्या है, ये मानव निर्मित। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? कहते हैं क्या, कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है, कि कच्चा माल क्या देखते हैं, कच्चा माल, कि कच्चा माल क्या होता है। अगर मेरे को एक चाय बनानी है तो उसका कच्चा माल क्या होगा? चाय पत्ती। तो चाय पत्ती के बगैर चाय बनेगी नहीं। ठीक है, उसका मूल क्या है, चाय पत्ती। ठीक है, तो वैसे देखेंगे हमें स्लीपर बनाना, स्लीपर के जो फाइबर्स आएंगे वो सारे होंगे उसके कच्चा माल।
अब मेरे को कोई कंपनी खोलनी है तो हमें वो भी चीज़ ध्यान रखना है कि कच्चा माल हमें कहाँ पे मिलेगा, सस्ता कहाँ पे मिलेगा। अब मेरे को कंपनी खोलनी यूपी में, कच्चा माल मैं ला रहा हूँ पंजाब से, कितना कॉस्ट आ जाएगा। अगर मैं वही कंपनी पंजाब के पास में लगा दूँ कहीं तो मेरा किराया बच जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। नगद मतलब नगद, पता ही क्या होता है नगद मुद्रा, मतलब पैसे, नगद राशि। उत्पादन में कई तरह के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा, बुनकर पता नहीं कपड़े बुनते हैं, बुनकर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सूत तथा कुम्हार द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली मृदा, उत्पादन के दौर भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशाली पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यशाली पूंजी। ठीक है, कार्यशाली पूंजी किसे कहते हैं? जो क्या होता है कार्यशाली पूंजी? कार्यशाली पूंजी जो हम, हाँ, कच्चा माल और नगद पूंजी, कच्चा माल और नगद पूंजी, जिसे हम कार्यशैली पूंजी कहते हैं। तू कच्चा माल मेरे को बेच रहा है, मैं क्या करूंगा, तेरे से डायरेक्ट कच्चा माल उठाऊंगा, तू पैसे लेगा, उधार तो देगा नहीं। इसलिए वो कार्यशाली पूंजी होती है कि वो कार्य में आती रहती है और हमें नगद पैसे की भी जरूरत पड़ती है। कार्यशाली पूंजी कहा जाता है। औजार, मशीनें तथा भवनों से अलग ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और ये जब क्रिया होती है, उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं सरसों लाया, पहले तो सरसों लाया मेरे पास है, लेकिन जब क्रिया करने लगा, जब मैं इसको उत्पाद करके तेल बनाने लगा सरसों का, ठीक है, ऑयल बनाने लगा, तो सरसों तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा? ऑयल बचा, जो मैं आगे मार्केट में बेचूंगा। तेल भी कच्चे माल नहीं आएगा, तेल नहीं, सरसों आएगा कच्चा, सरसों है कच्चा माल, तेल है उसका पका हुआ, ठीक है, ऐसे आएगा। ठीक है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग के लिए अथवा बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन करने हेतु भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए उद्यम और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी के बारे में और ज़्यादा अध्याय में हम अगले अध्याय में करेंगे। ठीक है। उत्पादन भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसमें उत्पादन के कारक कहते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के पहले 3 कारकों के विषय में और अधिक सीखें। सुविधा के लिए हम इस पाठ में हम भौतिक पूंजी को भी करेंगे, देखेंगे कि भौतिक पूंजी क्या होती है। ठीक है। पालमपुर में खेती, अब देखते हैं पालमपुर में खेती कि पालमपुर में खेती क्या है। सबसे पहले पालमपुर में खेती भूमि स्थिर है, भूमि स्थिर मतलब स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। वे किसान या कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, परंतु स्मरण रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयोग भू क्षेत्र वास्तवता स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 यानी 1960 से आज तक जुताई के तहत भूमि क्षेत्र में कभी विस्तार नहीं हुआ, कभी विस्तार नहीं हुआ, वो स्थिर होते हैं। मेरे पास 1 बीघे खेती है तो मेरे पास 1 बीघे रहेगी, 50 गज खेती है तो मेरे पास 50 ही गज का प्लॉट रहेगा, बढ़ेगा नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूँ उसमें। ठीक है, नहीं हुआ। उस समय तक गांव के कुछ बाजार भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। उसे कुछ दिन पहले ही ऐसा बना दिया गया था कि वहाँ पे जो खेत पड़ी थी जमीन, उसको खेत लायक बना दिया गया था और उसमें करने लगे थे, लेकिन अब उसमें खेती बनाने के लिए कोई जमीन नहीं बची वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। जो ये टॉपिक निभा रहा हूँ क्वेश्चन, इनको जरूर नोट करना। ठीक है, इनके आंसर कर लेके आना। ठीक है। तो दूसरा क्या है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मेरे पास 1 बीघे खेती है, मेरे पास 100 हेक्टेयर या 100 किला खेती है, 3 किले खेती है, तो अब मेरे पे ऐसा क्या कोई तरीका है जिससे मैं कि ज़्यादा खेती कर सकूँ, उसमें ज़्यादा फसल उगा सकूँ? तो अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। यह किस प्रकार की फसल उत्पादन की जाती है, जैसे सुविधा उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव में जैसा लगता है। पालमपुर में सारी जमीन पर कृषि की जाती है, कोई जमीन बेचकर नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ फसल, यानी बरसात के मौसम में कौन होती है? खरीफ फसल। खरीफ फसल में किसान ज़्यादा
ज्वार तथा बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब लिखो खरीफ फसल, रबी फसल क्या है? बरसात में तो धान भी होता हाँ, लिखो सबसे पहले खरीफ फसल, यहाँ पे स्टार मार दिया है। है। खरीफ फसल, खरीफ फसल और रबी, ठीक है, रबी फसल के उदाहरण व अंतर बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो और इसे याद कर लो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आता रहेगा तुम्हारे पास। फिर खरीफ फसल कौन सी है, रबी फसल कौन सी है, ठीक है। मैं किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को वस्तुओं के चारे के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की कृषि होती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल में, ठीक है, यह सर्दी की फसल में रबी में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने हेतु रखकर बाकी गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है, जिसकी साल में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में अथवा गुड़ के रूप में शाहपुर में व्यापारियों को बेचा जाता है। गुड़ है, गुड़ का कच्चा माल क्या होता है? गन्ना। हमारे यूपी में होता है गन्ना। हमारे यहाँ पे एक चीनी मिल है, तो हमारे गांव के आसपास में गन्ना बहुत होता है और वहां पे जाकर के वो देते हैं। तो गुड़ और चीनी का कच्चा रूप क्या है? गन्ना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं गुड़ और चीनी में शुद्ध कौन सा है? गुड़। गुड़ क्या है? शुद्ध जो देखा जाए वो गुड़ है। गुड़ हमारे सेहत के लिए भी लाभदायक है। चीनी जो होती है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर लेते हैं कुछ, जब व्हाइट आती है चीनी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, बेच देते हैं। पालनपुर में एक वर्ष में किसान 3 विभिन्न फसलें इसलिए उत्पाद कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा सुविकसित व्यवस्था है। पालनपुर में बिजली जल्दी ही आ जाती थी। उसका मुख्य असर यहाँ पड़ा कि सिंचाई की प्रणाली बदल गई और तब किसान कुएं से रहट के द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेत की सिंचाई करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाली नलकूप से अधिक प्रभावकारी ढंग से ज़्यादा इलाके की सिंचाई की जा सकती है। आरंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए जाते थे, लेकिन शीघ्र ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने शुरू कर दिए और फलस्वरूप 1970 यानी 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के रूप के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। अब तुम्हें पता है कि जब सिंचाई के लिए हमें गांव में अभी भी ट्यूबवेल नलकूपों का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा। पहले क्या होता था? कुड़ लगता था। कुड़ यानी जो इसमें बता रहे हैं ना, रहट। रहट क्या होता था? एक होता यार, वो कुएं में बांधा जाता था। कुएं में बांधते थे अपन और उसको बैलों की सहायता से साथ चलाया जाता था। श्योर नहीं हूं मैं कंफर्म, लेकिन शायद बैलों की सहायता से वो घुमा। हाँ हाँ, गोल गोल, ठीक है, वो होता था। ठीक है, तो काफ़ी यार बहुत मेहनत लगती थी उसमें, ठीक है, श्रम भी ज़्यादा लगता था, ठीक है। इसलिए अब क्या हो गया है, अब नलकूप, टिब्बुल है नहीं, है नहीं, कहते हैं टेबुल हो गए, नलकूप हो गए और बिजली चलने वाले बड़े बड़े बोर हो गए। वो सारी चीज़ें किसान को एक अच्छी फसल उगाने में मदद करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, फिर आगे फिर स्टार्ट करेंगे। और देख लो ये पूरा, ये नोट कर लो। और ये कल होमवर्क है आपका, ये लाना। इसमें से ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये भी मिल सकता है, कच्चा माल, कार्यशाली, और ये प्राकृतिक मानो, ये तो घोल के पी जाना। ये 3 क्वेश्चन जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, 1 2 3, ये क्वेश्चन तो आपको घोल के पीने ही, ठीक है। चले, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय। देखा क्या देखा? मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन, इसके उदाहरण देखे। अगर पेपर में पूछेगा तो आप बता दोगे मानव निर्मित क्या होते हैं, प्राकृतिक क्या होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ, प्राकृतिक में है पानी, पेड़ पौधे, गैस,
ठीक है, ये सारी जो चीज़ प्राकृतिक से मिलती है, जो मानव नहीं बना सकता, जो फ्री में मिलती है। ठीक है। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ फ्री थी, फ्री है समझो। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव प्रयास, मुद्रा आदि पालम गांव की कहानी से हमें ज्ञात होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादित करने के लिए भिन्न भिन्न संसाधन की जरूरत तरह संयोजित होते हैं। अब इसका देखते हैं परिचय। इसका परिचय क्या है। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों तथा कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज तथा उससे आगे नजदीक के छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और दूसरी वस्तुओं जैसे लदी हुई बैलगाड़ी, ठीक है, भैंसा गड्ढी, ठीक है, गड्ढी, और इससे लेकर अन्य कई प्रकार के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तथा देखे जा सकते हैं। इस गांव में अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकतर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उच्च जाति कौन से होते हैं? जिनके पास ज्यादा खेती होती है, उच्च जाति, जैसे हाँ चौधरी लाइक जैसे कहलाते हैं, होते हैं। 80 परिवार हैं। उनके मकान हैं जिनमें से काफी की संख्या गांव की कुल आबादी का 1/3 है तथा वे गांव के एक कोने में काफी छोटे मकान में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घूस के बने हैं। अधिकतर घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। और पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल और गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी में हमें किसी भी गांव में विभिन्न तरह के उत्पादन संबंधित गतिविधियों के विषय में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। दूसरी उत्पादक गतिविधियों में किन्हीं गैर कृषि क्रिया का कहा गया है। छोटे विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि सम्मिलित हैं। इस उत्पादन के विषय में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों तरह के प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले कुछ समान बातें उसके लिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उत्पादन का संगठन, उत्पादन का भी एक संगठन होता है। किस चीज़ को हम उत्पाद करते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसके बाद ही हम उत्पाद को कर पाएंगे। जैसे मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को ना एक चप्पल की कंपनी खोलनी, स्लीपर की कंपनी खोलनी, तो क्या मैं अकेला चला लूँगा उसे? कंपनी को मैनेजमेंट करने वाला होना चाहिए, कारीगर होना चाहिए, साधन होना चाहिए, पास में मार्केट होनी चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, मैकेनिक होने चाहिए, ठीक है, जान पहचान होना हो, लेकिन आपके पास लेबर जरूर होनी चाहिए। तो एक संगठन बन जाएगा। लीगल एडवाइज़र भी चाहिए कि कोई दिक्कत हो तो हमें वो बताए, ठीक है, सारी तरह की चीज़ें चाहिए। देखते हैं, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु तथा सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें जरूरत है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 वस्तुएं आवश्यक हैं। किसी भी उत्पादन के लिए हमें कितनी वस्तुएं चाहिए? किसी भी उत्पादन के लिए क्या कह रहा है? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं उत्पादित करना है जिनमें हमें जरूरत हो। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें कितनी वस्तुएं की जरूरत है? 4 वस्तुओं की जरूरत है। वस्तुओं की जरूरत होती है किसमें? कोई कंपनी क्या करना? क्या करने में? उत्पादन के लिए किसी वस्तु तथा सेवा, किसी सेवा या वस्तु उत्पादन के लिए, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजों की जरूरत होती है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है, प्रथम आवश्यक वस्तु है भूमि। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भूमि। और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरे आवश्यक है श्रम, यानी जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में कार्यों को करने के लिए अधिक
पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रिया के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हर एक श्रमिक उत्पादन के लिए जरूरी श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कार्य प्रकार के आघात। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के तहत कौन कौन सी मंदे होती? ठीक है, आप समझ गए। सबसे पहले चाहिए भूमि। क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें भूमि। फिर क्या चाहिए? कुछ पढ़े लिखे मजदूर। पढ़े लिखे मजदूर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चाहिए, क्या चाहिए? पढ़े लिखे मजदूर चाहिए। और फिर उसके बाद चाहिए शारीरिक मतलब श्रम करने वाले। कौन से चाहिए? श्रम करने वाले, यानी कि लेबर बोल सकते हैं हमने। क्या? फिर हमें लेबर भी चाहिए। यही पढ़े लिखे मजदूर और लेबर देखो नहीं, पढ़े लिखे मजदूर वो होते हैं जो कलर का काम देखते हैं, सैलरी बनाते हैं, डाटा रखते हैं कंप्यूटर में, भैया जैसे कि मैनेजर वगैरह हो गया। और श्रम वो होता है जो काम करता है, जैसे लेबर हो गया, कपड़े इधर से उधर लाना, सामान को इधर से उधर ले जाना। और चौथा हमारे पास हो जाता है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, आपको क्या क्या चाहिए? जैसे कि लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन कार्यों के लिए, पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले, और हर एक श्रमिक अपनी जरूरत को उत्पाद करा। तीसरी आवश्यक है भौतिक पूंजी। और चौथी है आपके पास भौतिक पूंजी। क्या होती है? भौतिक पूंजी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ये आवश्यक होती हैं एक वो करने के लिए। अब देखते हैं कि भौतिक पूंजी के तहत कौन कौन सी मंदे आती हैं। ये क्वेश्चन लिखो। भौतिक देखो, भौतिक पूंजी के तहत कौन कौन सी मंदे आती है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये जरूर नोट करो। ठीक है, ठीक है। अब हम एक नज़र इस पे भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मशीन और औजार भवन। ठीक है, सबसे पहले है मशीन और औजार भवन। औजार समझते हो? हाँ। बढ़ाई के क्या औजार होते हैं? जैसे उसके पास मसूली हो गया, वो लकड़ी काटने के लिए आरी वगैरह हो गए, ये सारे औजारों तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। मशीन, औजारों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक इस्तेमाल होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। इन्हें स्थायी पूंजी, वहाँ पे वो बोलेगा स्थायी पूंजी क्या है। तो स्थायी पूंजी होते हैं मशीन, क्या क्या होता है? मशीन, औजार, भवन। ये ऐसी चीजें हैं कि अब कंप्यूटर मैंने एक बार ले लिया, क्या बताओ 5 साल चले, 10 साल चले। मशीन मैंने एक लगवा ली, क्या बताओ 10 साल चले, 5 साल चले, न चलने का और 6 महीने में खराब हो जाए। तो ये क्या है? ये स्थायी पूंजी क्या होती है? ये सारी स्थायी पूंजी। ठीक है, अब अगर वो पूछ ले कि स्थायी पूंजी क्या है, तो आपको यही सारी चीजें बतानी है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। स्थायी भैया वो मंदिर लिखा हुआ है। स्थायी पूंजी किसे कहते? ठीक है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आता है कच्चा माल। क्या आता है? कच्चा माल और नगद मुद्रा। अब कच्चा माल आप जब तक लाओगे, अब जैसे मेरे को स्लीपर बनाना है, तो स्लीपर के लिए जो नीचे के तलवे हैं, पट्टे हैं, वो सारी चीज़ें लाना पड़ेगा। उसका जो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें